हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के एमसीक्यूज। पहले 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो उसके एमसीक्यूज सिर्फ आज के सेशन में नहीं होंगे, एक सेशन और लगेगा, फिर हम अपने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको बतानी थी कि इस चैप्टर से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। लास्ट के टेलीकॉम सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज वो डिलीट हुआ है, तो उसके एमसीक्यूज हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के संग। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फॉर अ लेमैन सर्विसेज आर असेंशियल। किसी भी आम इंसान के लिए सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इन्वेंटरी होती है, या फिर इन्वॉल्वमेंट होती है? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी भी आम इंसान, लेमैन का मतलब होता है आम इंसान के लिए सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंट, इन्वेंटरी, या फिर इन्वॉल्वमेंट? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल सा है, हमारे लिए एक इंटेंजिबल होती है सर्विसेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटेंजिबल। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सर्विसेज आर इंटेंजिबल मींस दैट। हम कहते हैं सर्विसेज इंटेंजिबल है, इसका मतलब क्या होता है? वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, सर्विस हैव टू बी परफॉर्म डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, या फिर सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड और सीन। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या फिर डी। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग कस्टमर के डिमांड से अलग अलग करना पड़ता है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन को हम अलग नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते, या फिर इसको टच या सीन नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? वही जो इंटेंजिबल असेट का मतलब होता है, ना छू सकना ना देख सकना। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड और सीन। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 3, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। मतलब ये, अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो कस्टमर का इन्वॉल्व या कस्टमर का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। बताइए ये सर्विस का कौन सा फीचर है? इनकंसिस्टेंट फीचर, इन्वॉल्वमेंट फीचर, इंसेपरेबल फीचर, या फिर इन्वेंटरी फीचर? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कस्टमर को सर्विस अगर देनी है तो उसको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आपके बाल काटने हैं तो आप ही के बाल काटे जाएंगे, आप अपनी जगह पर किसी पड़ोसी को भेज के अपने बाल नहीं कटवा सकते। उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कस्टमर का सर्विस के समय इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। ये किस चीज को बुलाया जाता है? इसका फीचर का नाम क्या है? इनकंसिस्टेंस, इन्वॉल्वमेंट, इनसेपरेबल, या फिर इन्वेंटरी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तो भैया उसका ये इन्वॉल्वमेंट फीचर है। क्लियर? ओके। चलो बच्चों, इसी के बाद पर हम एक काम करते हैं, सर्विस के 5 फीचर जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? सर्विस के 5 फीचर के होते हैं 5 आईज। सबसे पहला क्या होता है हमारा? इंटेंजिबल। दूसरा क्या होता है हमारा? इनकंसिस्टेंट। तीसरा क्या होता है हमारा? इन्वॉल्वमेंट। चौथा क्या होता है हमारा? इनसेपरेबल। और पांचवा क्या होता है? इन्वेंटरी। क्लियर? इंटेंजिबिलिटी क्या बोलती है? ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? हर एक के लिए अपनी अलग अलग सर्विस देनी पड़ती है, किसी को किस तरीके की सर्विस पसंद है, किसी को दूसरे तरीके की सर्विस पसंद है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? कस्टमर का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तभी उसको सर्विस दी जा सकती है, उसके बाद पर किसी और को सर्विस नहीं दी जा सकती। इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक ही टाइम पर होता है। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो उसी समय आप सर्विस ले पाओगे, हम बाद में एक दूसरे को सर्विस नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने पहले सर्विस दे दी है बाद में आप कंज्यूम करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और लास्ट इन्वेंटरी फीचर क्या होता है? सर्विसेज को हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, बट आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हम सर्विसेज को फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्वमेंट फीचर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? गुड्स आर डैश एंड सर्विसेज आर डैश। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रो हेट्रो, होमो होमो, या फिर हेट्रो होमो? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं? ए, बी, सी, या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। तो इन्होंने बात करें, गुड्स नॉर्मली क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, मतलब सेम टू सेम होते हैं। अगर मेरे पास पेन है तो हर हर पेन एक ही तरीके का होगा। लेकिन सर्विसेज क्या है? हेट्रोजीनियस होती है, मतलब हम सर्विस हर एक को अलग अलग तरीके से
करते हैं, मतलब आपको मैं सर्विस किसी और तरीके से दूंगा, किसी दूसरे इंसान को मैं सर्विस किसी और तरीके से दूंगा, जैसे उसकी डिमांड होगी उस हिसाब से उसको सर्विस दी जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो सर्विसेज हमारी अलग अलग होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, और गुड्स हमारे होमोजीनियस होते हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर? कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं? 4, 5, 3, 6। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। बताइए बच्चों कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं? 4 तरीके की, 5 तरीके की, 3 तरीके की, 6 तरीके की? 2 मिनट लगाओ, याद करो क्या था चैप्टर के अंदर और मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? सी ऑप्शन, मतलब हमारी 3 टाइप की सर्विसेज होती है। पहला बिजनेस सर्विसेज, दूसरा पर्सनल सर्विसेज और तीसरा सोशल सर्विसेज। क्लियर? और चैप्टर में हम सिर्फ बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? बिजनेस सर्विसेज। तो 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और बिल्कुल सही पर्सनल सर्विसेज। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कम अंडर, बच्चों ये बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कम अंडर डैश टाइप ऑफ सर्विस, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। मुझे ये बताओ बच्चों बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस किसके अंडर में आएंगी? बिजनेस सर्विसेज के अंडर में आएंगी, सोशल सर्विस के अंडर में आएंगी या फिर पर्सनल सर्विस के अंडर में आएंगी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है बच्चों, बिजनेस हो रहा है यहाँ पर, बैंक क्या है? बिजनेस ही तो कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है? बिजनेस ही तो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ए बिजनेस सर्विसेज हो गई। क्लियर? ओके। सोशल सर्विस कौन सी होती है बच्चों? जो सोशल लेवल पे करी जाती है, समाज सेवा टाइप हो गई। पर्सनल सर्विस मतलब जो किसी को पर्सनली दी जाती है। ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही सिंपल है। सोशल सर्विसेज क्या अचीव करने के लिए, कौन से गोल्स अचीव करने के लिए दी जाती हैं? सोशल सर्विसेज आर रेंडर टू अटेन डैश गोल्स। कौन से गोल्स को अचीव करने के लिए हम सोशल सर्विस देते हैं? सोशल गोल्स, बिजनेस गोल, पर्सनल गोल्स या फिर नन ऑफ दीज? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और बिल्कुल सही गेस आपने कर लिया है, सोशल गोल्स। क्योंकि सोशल सर्विस हम किसके लिए अटेन कर रहे होते हैं? अपने सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर थोड़े धीरे हो जाओ, वरना 1 मिनट लगना चाहिए क्वेश्चन को करने में और हम उसी स्पीड से चल रहे हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनजीओस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश सर्विसेज। मतलब जो एनजीओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? बिजनेस सर्विसेज में आता है, पर्सनल सर्विस में आता है या फिर सोशल सर्विस में आता है? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नाम में ही पता लग रहा है एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस चीज का काम करते हैं? समाज सेवा का काम करते हैं। तो समाज सेवा किसके अंदर आ जाती है? सोशल सर्विस के अंदर आ जाती हैं। क्लियर? ओके। बच्चों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। कमर्शियल बैंक आर गवर्न्ड बाय, कमर्शियल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां दे रखे होते हैं? द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द कंपनीज एक्ट 2013 टू 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर द इंडियन पीनल कोड? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमर्शियल बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां दे रखे होते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर इंडियन पीनल कोड या फिर आईपीसी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल था बच्चों, नाम में ही जवाब छिपा हुआ है। तो क्या आंसर है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वैसे मैं बोलने वाला था सवाल में ही जवाब छुपा होता है, बट मैंने नाम में जवाब बोल दिया, कोई नहीं, फंबल कहते हैं इसे प्यार से हम। तो चलो आगे बच्चों बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है बच्चों? कमर्शियल बैंक कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कमर्शियल बैंक को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड कोऑपरेटिव, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंक्स या फिर लैंडिंग मनी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर नन ऑफ दीज? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को हम कैटेगराइज या फिर क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? स्पेशलाइज कोऑपरेटिव, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग मनी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर कुछ होता ही नहीं है? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है,
जैसे एक एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन ये यस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये कौन से बैंक हो गए? प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, और ये सारे ही क्या है? कमर्शियल बैंक हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, द इंडियन पिनल कोड, या फिर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जवाब में ही आंसर है, जवाब में ही उत्तर है, सवाल में ही जवाब है, कुछ भी कह सकते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां दे रखे होते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंडियन पिनल कोड, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। बिल्कुल सही, पता लग गया होगा आपको। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बैंक? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बैंक का फंक्शन क्या है? अलाइड सर्विसेज, रेमिटेंसेस ऑफ फंड, चेक फैसिलिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। मतलब आपको अलग अलग सर्विस दी जाती हैं, आपको पैसे दिए जाते हैं, चेक की फैसिलिटी दी जाती है, या सभी दिया जाता है बैंक के अंदर? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डी, सी, या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप बच्चों 11th क्लास में आ गए हो, आपकी उम्र 15, 16, 17 साल के आसपास होगी। आप अपना चाहो तो माइनर के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो और बैंक अकाउंट चलाना सीखो कि क्या क्या होता है बैंक के अंदर। अगर अभी ओपन नहीं करवाना तो जैसे आप मेजर के हो जाओ, जैसे आप 18 के हो जाओ, तो अपना बैंक अकाउंट जरूर बनवा लेना। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे ऑपरेट किया जाता है, आपको फाइनेंसिस की नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों ये आपको अभी तो आपको याद करोगे, लेकिन जब आप डेली लाइफ में बैंकिंग सर्विसेज यूज करना चालू कर देते ना, तो ये आपके लिए बहुत ही नॉर्मल टर्म बन जाते हैं। जरा पढ़ते हैं क्या दे रखा है? चेक्स दैट आर एनकैशेबल इमीडिएटली एट द बैंक काउंटर्स आर। मतलब ये आपको एक चेक दिया गया, चेक पता है ना क्या होता है? ओके। जिसको नहीं पता तो प्लीज आप गूगल कर लेना, नहीं तो मम्मी पापा भैया भाभी कोई तो होंगे घर में बड़े जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते होंगे, उनसे पूछ लेना चेक क्या होता है, आपको चेक दिखाया जाए। तो चेक, जब आपको चेक आपके हाथ में दिया जाए, आप बैंक के काउंटर पर जाओ, आपको तुरंत पैसे वहीं पर आपके हाथों हाथ में आपको कैश दे दिया जाए, उस चेक को हम क्या बुलाते हैं? बियरर चेक, क्रॉस्ड चेक, डिपॉजिटेड चेक, या फिर कुछ भी बता दो, ऑल ऑफ दिस। इसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो चेक जो आप बैंक के काउंटर पे जाओ, चेक जमा कराओ, आपको तुरंत पैसे मिल जाए, आपके हाथ में कैश दे दिया जाए, ऐसे चेक को हम क्या बुलाते हैं? बियरर चेक, क्रॉस चेक, डिपॉजिटेड चेक, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बियरर चेक। बियरर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में ये सामान है उसको पैसा दिया जाएगा, तो उसको बोला जाता है बियरर चेक। तो अगर आपके हाथ में बियरर चेक है तो आपको पैसा कहां मिल जाएगा? बिल्कुल सही, काउंटर पर मिल जाएगा। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? क्रॉस चेक्स आर डिपॉजिटेड ओनली इन द डैश अकाउंट। क्रॉस चेक आर डिपॉजिटेड ओनली इन द डैश अकाउंट, बियरर्स अकाउंट, पेज अकाउंट, डिपॉजिटर्स अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। बच्चों बोला ना मैंने आपको, अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से डील नहीं करते तो ये सवाल आपको, ये क्वेश्चन जो है रटने पड़ेंगे। लेकिन आप जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से डील करना चालू कर दोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो क्रॉस चेक हमेशा हम किसके अकाउंट में करते हैं? मेरे पास आंसर आया है, भूत के अकाउंट में हम जमा कराते हैं। देख रहे हो, भूत के अकाउंट में हम जमा कराते हैं। मतलब भूत से कहने का बच्चे का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पेई के अकाउंट में ही पैसा जमा कराया जाता है क्रॉस चेक के अंदर। अब ये है क्या? ये क्रॉस चेक, पेई अकाउंट क्या है इसे आपका, वो बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों क्या होता है, कभी कभार जब हम चेक लिखाते हैं, चेक लिखते हैं, तो उस पर हम नाम लिखते हैं कि ये चेक किसको दिया जाना चाहिए, ये पेमेंट किसको दिया जा रहा है। जिसको भी पेमेंट दिया जा रहा होता है उसको बोला जाता है पेई। ठीक है, क्या बोला जाता है? उसे पेई बोला जाता है, जिसके हाथ में चेक है, जिसको पेमेंट किया जाना है। और क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है? हम चेक के ऊपर कोने में दो लाइनें मार देते हैं, टाक टाक दो लाइनें मार देते हैं। उसका मतलब होता है कि हमने चेक को क्रॉस कर दिया। और चेक क्रॉस का मतलब होता है कि बैंक्स को आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये पैसा किसी के हाथ में ना दिया जाए बल्कि उनके अकाउंट में डाला जाए। क्लियर हो गया? बियरर चेक का मतलब क्या होता है? जब आपने उस चेक पर कोई भी दो लाइनें नहीं खींची हो
उसको हम बियरर चेक बोलते हैं, प्लेन चेक बोलते हैं। आपको पेमेंट आपके हाथ में दे दिया जाएगा, कैश आपके हाथ में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने उस चेक पर 2 लाइनें मार दी, पैरेलल 2 लाइनें मार दी, तो उसका मतलब बैंक को आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया है चेक साइन करते समय कि ये जो पैसा है वो उनके अकाउंट में ही जाए, उनके हाथ में ना दिया जाए। क्लियर हो गया? और किसके अकाउंट में पैसा दिया जाए? जिस पर नाम लिखा हुआ है चेक के ऊपर, उसी के अकाउंट में पैसा जाए। क्लियर? तो क्रॉस चेक आपको हमेशा करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, सेफ्टी रहती है कि बाय चांस कभी चेक गिर गया, कहीं रोड पर गिर गया, खो गया, तो कोई पैसे नहीं निकालेगा। लेकिन अगर बियरर चेक होगा तो पैसे निकाल लिए जाएंगे, भले उस पर नाम किसी का भी क्यों ना लिखा हो। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड। जो बैंक आपको इंटरनेट सर्विसेज देता है उसको हम क्या बुलाते हैं? ई बैंकिंग बुलाते हैं, इफेक्टिव बैंकिंग बुलाते हैं, क्लाउड बैंकिंग बुलाते हैं, फिर कुछ भी नहीं बुलाते हैं। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट उसको हम क्या बुलाते हैं? ई बैंकिंग, इफेक्टिव बैंकिंग, क्लाउड बैंकिंग, या फिर नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने आंसर दिया आंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए की वो बात कर रहे हैं। ए, ई बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट पार्टी यूं ही चलेगी। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ई बैंकिंग। ठीक है, अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग। बड़ा ही मजाकिया क्वेश्चन है। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इफेक्टिव बैंकिंग, या फिर एफिशिएंट बैंकिंग? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ई बैंकिंग की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, इफेक्टिव, या फिर एफिशिएंट? बिल्कुल सही। फिर से आंटी ने पुलिस बुला ली। अब बच्चे बोला आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार करेगा तेरा हैंडल। ठीक है, यहाँ पर हनी सिंह से हम बादशाह पर शिफ्ट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। जब तक आप डेली बेसिस पे बैंक में नहीं जाओगे आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता चलेंगी। क्वेश्चन क्या है? टू वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कैन बी डन आर। मतलब बैंक के अंदर नीचे दिए गए तरीकों में से कौन से 2 तरीके जिसमें हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में? एनईएफटी पीएफटी, पीएफटी एनएफटी, एनईएफटी आरटीजीएस, या फिर आरटीजीएस एनईएफटी? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या फिर डी? तो कौन से 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ए एनईएफटी पीएफटी, बी पीएफटी एनईएफटी, सी एनईएफटी आरटीजीएस, या फिर डी आरटीजीएस एनईएफटी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है छी 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 छी, चप्पल पढ़नी चाहिए। मेरे पास ऐसा आंसर आया है, छी छी छी, चप्पल पढ़नी चाहिए। मतलब वो ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, कभी भी ऐसे बच्चे मत बनना जो मेरे सामने बैठे हैं, बड़े ही बदतमीज किस्म के बच्चे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफर कराते हैं। इनके बीच में डिफरेंस ये होता है, आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख का होता है। आरटीजीएस या ये कह लो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मिनिमम 2 लाख के अमाउंट का होता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। और एनईएफटी आप 1 रुपए से लेकर जितने का मन हो आप उतने का करा सकते हो। तो ये 2 अलग अलग तरीके से पेमेंट सिस्टम होते हैं। क्लियर? अगर आपको जानना है कि एनईएफटी क्या होता है, इसकी डिटेल जाननी है, आपको आरटीजीएस की डिटेल जाननी है, तो हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट है, उसके चैप्टर नंबर 4 पे जाइएगा, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? ओके। बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग व्हाइल गेटिंग एन इंश्योरेंस इज कॉल्ड। मतलब आप जब इंश्योरेंस करवाते हो और आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसपे सिग्नेचर वगैरह लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, या फिर पॉलिसी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब इंश्योरेंस कराते समय आप कुछ पेपर वगैरह साइन करते हो, पेपर वगैरह आपके हाथ में दिए जाते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, या फिर पॉलिसी? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिसी। बुलाते नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी के कागज हैं। क्लियर? पॉलिसी बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अगर आपने इंश्योरेंस पढ़ भी नहीं रखा लेकिन आपको पता लग जाएगा। द स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट इन एन इंश्योरेंस आर इंस्टॉलमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम, या फिर ऑल ऑफ दीज?
तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंश्योरेंस करते समय जो भी हम स्मॉल स्मॉल पेमेंट करते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है, इंस्टॉलमेंट बुलाया जाता है, इन्वेस्टमेंट बुलाया जाता है, प्रीमियम बुलाया जाता है, या फिर इनमें से कुछ भी बोल दोगे चलेगा, तुम्हारी मर्जी। तो बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराते हैं हम, कहते हैं ना प्रीमियम तुमने जमा नहीं कराया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, आपने शायद ये वर्ड सुने होंगे, तो उसको हम प्रीमियम बुलाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों अभी चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म नहीं हुए हैं, एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे। Which of the following is not a function of insurance? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इंश्योरेंस कंपनी का फंक्शन नहीं है। A lends money, B assist in capital formation, ऑप्शन नंबर C रिस्क शेयरिंग, या फिर ऑप्शन नंबर D प्रोटेक्शन। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से इंश्योरेंस कंपनी का कौन सा फंक्शन नहीं है। मनी लैंड करना, लोन बांटना, कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करना, रिस्क शेयर करना, या फिर प्रोटेक्शन देना। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों ने सुर लगाना चालू कर दिए आ करके, ऐसे मतलब वो ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लैंड्स मनी इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लोन नहीं बांटती, ऐसा इन्होंने बताया है। क्लियर हो गया आपको बच्चों, बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।